हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने 7th वीडियो में। इसके पहले के 6 ऐसे वीडियोस हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप उनको देख लीजिएगा क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो आया करते हैं। ठीक है, झारखंड में खास तौर से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ के लिए भी बहुत रिलेवेंट है। बाकी बोर्ड्स के लिए भी यार देखो वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आप समझ रहे, प्रश्न का प्रकार बदल देते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता है, छोटी सी चीज़ पूछ ली तो 1 नंबर में आ गई, बड़ी चीज़ पूछ ली तो 4 नंबर में आ गई। आप समझ रहे हो ना, तो वहाँ उस वाले एंगल से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आती है बात क्या, निम्नलिखित में से सबसे तरल संपत्ति, क्या बोला गया है, सबसे तरल क्या है, सबको पता है, कैश। कैश इज़ द किंग। कैश को क्या बोलेंगे, मतलब करेंसी, मुद्रा बोल दो, है ना। सोना है लेकिन इतना ज़्यादा तरल नहीं है। ज़मीन तो बहुत कम तरल है, क्यों, क्योंकि ज़मीन आपको बेचनी है, उसके उचित दाम पर आप तुरंत नहीं बेच सकते। तुरंत बेचोगे तो लोग बोल रहे हैं यार कि सस्ती खरीद लो, है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि जो चीज़ जितनी वैल्यू की है उतनी ही वैल्यू की एज इट इज़ उसको खरीद लिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं तरल है। ठीक, जैसे मुद्रा है, आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए हैं, क्या है, वो हैं। आपके पास 5 लाख की ज़मीन है और आपको अभी का भी 5 लाख रुपए चाहिए तो तुरंत नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। बैंक में सावधि जमा, अब सावधि को क्या बोलते हैं, लोग करंट अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट से वहाँ तो तुरंत निकाल सकते हो। सावधि में होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एफडी, बोलचाल की भाषा में। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। तो यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा फाइन करता है और वो भी सावधि है तो उतना लिक्विड नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो क्या हो जाएगा, हालांकि ये भी काफ़ी लिक्विड हो चुका है आज के ज़माने में, अगर सच पूछो तो उसको तुरंत ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लिक्विड क्या है, आपकी मुद्रा। ठीक, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। 3 विधियाँ तो हम लोगों ने पढ़ी थी। उत्पाद विधि पढ़ी थी, प्रोडक्ट मेथड, आय विधि, इनकम मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ये प्रतिशत विधि कौन सी है भाई, ये मुझे नहीं पता, तो यही आपका उत्तर हो गया, ये नहीं है। ठीक है, ठीक, ये नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है। ये भी बिल्कुल सिंपल है यार, 2nd चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, कब जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते थे। याद है कि नहीं याद है, बताइए। और देखिए, हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे काम को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनका मैसेज भी आता है कि सर इतना अच्छा काम कर रहे हो। उन्हीं में से पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। भाई आप लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हम लोगों को भी अच्छा लगता है ना, अप्रिशिएशन भी मिलता है, धीरे धीरे रिकग्निशन भी, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें, हम लोगों ने पहले सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रखी, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आने स्टार्ट हुए कि हम सारी चीज़ों को कंप्लीटली फ्री नहीं रख सकते, बट हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा हुआ है। और बहुत हद तक हमारे ऊपर इंडस्ट्री से प्रेशर आता है कि आप लोग प्राइसेस बढ़ाओ, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोग अफोर्डेबल एजुकेशन दे पाएँ, आपको आपकी भाषा में शिक्षा दे पाएँ, और ऐसी एजुकेशन हो जिसमें आप सोचना स्टार्ट कर पाएँ। समझ रहे हैं ना, आप क्लर्क बनने के लिए, जैसे अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीयों को क्लर्क बनाने की कोशिश की। मैं आप लोगों को ऐसी कोशिश करता हूं, मैं और मेरे साथ की जो भी टीम है अपनी क्लास में, कि आप लोग खुद से चीज़ों को समझना स्टार्ट करें, जिससे कि दुनिया चल कैसे रही है, इसमें कौन कौन सी कमियां है, इसमें आप क्या सुधार कर सकते हो, और एक सामरिक सोच आपकी बनना स्टार्ट हो, उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में आप सारे लोगों का ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक सामाजिक काम है। अकेले नहीं कर सकता ना भाई, अकेले मैं खुद को पढ़ सकता हूँ, पढ़ाने का काम तो सामाजिक ही है। तो आप लोगों की इस सारे काम में आप सारे लोगों की मदद चाहिए कि सारे लोग, आप लोग सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करते रहें। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, मतलब इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप, है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रोसेसेस रुक जाती हैं। हम लोग तो बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं और करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसी वजह से रुक जाते हैं कि इस तरह का समर्थन या सपोर्ट की जरूरत होती है, वो उतना नहीं मिल रहा होता। आप में से बहुत सारे लोग जो हम लोगों को लगातार ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है, साख नियंत्रण करना। ये मेनली, साख का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई, तो मेनली आरबीआई का काम है ना। अब आरबीआई खुद से सीआरआर, ठीक है, एसएलआर, उसके बाद बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स, इन सारे रेट्स को परिवर्तित करके फिर बहुत सारी चीज़ें, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, 2 तरह की कदम उठा सकता है, जिससे देश में जो मनी सप्लाई है, जो साख का नियंत्रण है, कितना रहना चाहिए, साख को हम लोग बोल सकते हैं मुद्रा कितनी हो, मुद्रा की पूर्ति कितनी हो, वो मेनली आरबीआई करता है। तो व्यावसायिक बैंक तो होते हैं आपके कॉमर्शियल बैंक्स, क्या होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमर्शियल बैंक्स, जैसे कि आपकी एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। इन्हीं में कुछ प्राइवेट है, कुछ पब्लिक है, ठीक, मतलब पब्लिक ओनरशिप ज़्यादा है, 100% तो नहीं होती है।
ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोग खिलवाते क्यों खाता खुलाते हैं कि भाई बैंक में जाकर के पैसा जमा करेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा भी होता रहेगा, तो ये वाला पॉइंट तो एकदम ठीक है ना। अन्य बैंक को ऋण देना ये प्रमुख कार्य नहीं है, कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए दे देते हैं ये लोग, है ना, तो जिस रेट पर देते हैं बैंक रेट उसको बोल देते हैं, लेकिन ये प्रमुख कार्य कहीं से भी नहीं है। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, साख नियंत्रण करना ये सब प्रमुख नहीं है। तो प्रमुख आपका क्या हो जाएगा आपका उत्तर बी, ठीक है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना यही प्रमुख कार्य है। व्यावसायिक बैंक नोट निर्गमन करता है, अरे वाह, इतना पावर कहाँ होता है, कुछ नहीं होता, ये सब आरबीआई करता है यार। आरबीआई जो है वो नोट इशू करता है ना, ग्राहकों को ऋण देता है, ये बात सही है। आप कई लोगों को ऋण चाहिए होता है, जाकर के मैनेजर से मिलते हैं, ठीक है, और मैनेजर साहब से कहते हैं कि साहब हमें देखो लोन चाहिए, हमारा ऐसा बिजनेस है, हम बिजनेस को ग्रोथ करा सकते हैं, तो बोलते हैं आप अपनी प्रोफाइल लेकर के आइए, एक रिपोर्ट दिखाइए जिसमें आप ये सारी चीज़ें हमें बता पा रहे हो। तो ग्राहकों को ऋण देना ये बात सही है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ये भी बात सही है। तो बी और सी सही है ना, ए गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, किसकी बात है, केंद्रीय बैंक कौन है अपना केंद्रीय बैंक। अगर आपने ये नहीं बताया तो फिर देख लो यार अब क्या कर सकता हूँ, है ना, सुधर जाओ, पढ़ लो, समझ लो। नोट निर्गमन का एकाधिकार, ये पूरी तरह से 100% सही नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हद तक सही है, तो इसको हम सही मान लेंगे। पूरी तरह से सही क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे ही देश में एक है वित्त मंत्रालय, ठीक है, तो वित्त मंत्रालय को 1 रुपए का नोट, किसका नोट, 1 रुपए का नोट, हालांकि उसकी वैल्यू कितनी, 1 रुपए की है, दूसरा नोट आपका 2000 का भी चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे 2000 नोट छाप दोगे तब जाकर के वो 1 नोट के बराबर होगा जो 2000 रुपए का एक नोट है ना। तो 1 रुपए का नोट को छापने का अधिकार किसका है, नोट निर्गमन करने का, वो आपके वित्त मंत्रालय का भी है, वित्त मंत्रालय का है। और सिक्के छापने का भी जो अधिकार है वो किसका, वित्त मंत्रालय का। तो जब नोट का निर्गमन का एकाधिकार बोला जाए तो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सही ही है, तो इसको हम सही मान लेते हैं, भी इसको डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि एक ही ऑप्शन एकदम सही दिख रहा हो, सरकार का बैंकर, ये बात भी सही है। क्यों, सरकार का जो भी कामकाज है बैंक से संबंधित, मतलब जैसे हमारे लिए बैंक होती है उसी तरह सरकार के लिए जो बैंक है वो आरबीआई है, उसमें सरकार का अपना खाता भी है। सरकार के लिए कभी कभी वो सिक्योरिटीज भी इशू वगैरह किया करती थी, लेकिन फिर एक एक्ट आ गया था, मैंने आपको बताया था FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें ऐसे कर दिया गया कि डायरेक्टली सरकार के कर्जे को पाटने के लिए जो है आरबीआई सीधे सीधे सिक्योरिटीज को इशू नहीं करेगा, ये सारी बातें आई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम जो सरकार का एक बैंकर के रूप में है वो आरबीआई ही करता है। फिर क्या हो गया, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। अभी आप लोग देखते हो खूब न्यूज़ निकलती है कि भारतीयों का जो भारत का विदेशी मुद्रा कोष भंडार है वो $500 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है या उतना पहुंच चुका है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, और वो सारी चीज़ें आरबीआई मैनेज करता है। साथ ही में यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फ्लोटिंग, और फ्लोटिंग से पहले लगा दिया था मैनेज्ड, यानी कि प्रबंधित तृतीय दर, मैनेज फ्लोटिंग रेट। इसकी बात कहाँ पर की थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट में। इसके लिए भी आपकी केंद्रीय बैंक है वही जिम्मेदार है। तो उपरोक्त तो सभी हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भाई देखो बी तो सही है, सी तो सही है, ए भी लगभग सही है। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस, साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। तो उपरोक्त सभी आप यहाँ पे करके आ जाओगे तो आपका उत्तर भी सही हो जाएगा और आपको समझ भी आ गई होगा कि अभी मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। फिर केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण किसके जरिए करती है, तो साख नियंत्रण करती है, कौन करता है, आरबीआई। कैसे करती है, बैंक दर के जरिए। मैंने आपको भी बताया था, देखो राजा बाबू बताया था कि नहीं, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो को भी निर्धारित कर देती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। OMOs होते हैं, क्या होते हैं OMOs, खुले बाजार प्रक्रिया, इसी को बोलते हैं OMO, ओयो नहीं, ओयो तो आपका होटल चेन वाला जो स्टार्टअप है, ठीक है। OMO मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मतलब खुले, मार्केट मतलब बाजार, ऑपरेशंस मतलब प्रक्रिया, तो खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए। ये बात भी सही है, CRR भी सही है, बैंक रेट भी सही है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। आगे बात समझ में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो दो तरह की होती हैं पॉलिसीज मेनली इकोनॉमिक्स में, एक आपकी होती है वित्तीय, ठीक है, दूसरी होती है आपकी मौद्रिक। मौद्रिक पर मुख्य रूप से आरबीआई निर्णय लेता है और जो वित्त है उस पर सरकार, यानी कि सरकार के रूप में वित्त मंत्रालय ही निर्णय ले लेता है।
और तो वित्तीय नीतियों में टैक्स कितना किया जाए, अब तो जीएसटी भी उसमें काउंसिल बन गई, एक नई संस्था आ गई है जीएसटी काउंसिल, है ना, क्योंकि एक चीज़ होती है उसको लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे हैं भविष्य में, उनको पता होना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर के बता दें। तो जीएसटी काउंसिल उसी के तहत बना दिया गया। अब क्या होता है कि वित्तीय नीतियाँ भी होती हैं और मौद्रिक भी होती हैं। अब इसी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर हम किसी चीज़ को ज़्यादा वरीयता दे देते हैं। कभी हम हो सकता है कि देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है तो रोजगार को ज़्यादा वरीयता मिल जाए। हो सकता है कभी कभी देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो महंगाई को कम करने को ज़्यादा वरीयता मिल जाए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन इन जनरल क्या होता है, बहुत सारे पर्पजेज होते हैं इन सारी तरह की संस्थाओं के, इन सारी तरह की नीतियों के। तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि। बिल्कुल आरबीआई चाहेगी कि भाई देश में ये सारी चीज़ें बढ़ें, उत्पादन बढ़े, लोगों को रोजगार बढ़े, लोग बेरोजगार रहे, ये चाहेगी क्या आरबीआई? नहीं चाहेगी, ठीक है। और इसमें डायरेक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खासतौर से जब से रघुराम राजन साहब आए थे, बहुत ही जाने माने एकदम फोड़ फाड़ आदमी थे, आईआईटी दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट, फिर अहमदाबाद से गोल्ड मेडलिस्ट, फिर एमआईटी चले गए अमेरिका में, वहाँ पे जाकर के भी 2008 का रिसेशन प्रेडिक्ट कर दिया। दुनिया भर के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे बोलते थे अरे देखो ये इंडिया का आ गया और इसके बाद से उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, और फिर रिसेशन आ गया अमेरिका में, मंदी आ गई। तो इतने एकदम फोड़ फाड़ आदमी थे, बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने आने के टाइम पर क्या बोला था कि मुख्य जो चीज़ है वो मूल्य स्थिरता है हमारे लिए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक जो है मूल्य स्थिरता को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। लेकिन उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि सरकार चाहती है कि आरबीआई इस तरह से काम करे, है ना। तो अभी तो खैर काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हो गई, कमेटी भी बन गई थी, ये भी उद्देश्य है। लेकिन मुख्य उद्देश्य इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मूल्य स्थिरता भी चल रहा है। फिर विदेशी विनिमय दर की स्थिरता। स्थिरता का मतलब ये नहीं कि एकदम आपने स्थिर कर दिया, उसमें एक तरह का थोड़ा ठहराव हो, है ना। तो ये काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर भी हो जाएगा। एकदम सिर्फ और सिर्फ एक एकदम पक्का कार्य बोला जाए तो कोई भी नहीं बोला सकता, तीनों ही हैं, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न आ जाता है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब। साख मुद्रा का विस्तार मतलब क्या हुआ? मनी सप्लाई बढ़ गई, एमएस बढ़ गई। कब बढ़ जाएगी? जब सीआरआर ज्यादा होगा या कम? जब कम होगा। क्यों? सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद कोष अनुपात। ये क्या होता है? हर बैंक को इतना पैसा, समझ लीजिए एक तरह से रिजर्व बना करके आरबीआई के साथ अकाउंट खोल करके उसके पास जमा कर देना होता है। तो अब वो पैसा तो सर जो भी बैंक है, कोई भी व्यावसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, वो बाकी लोगों को दे ही नहीं पाएगी। जब दे नहीं पाएगी, लोन पर नहीं दे पाएगी, तो साख निर्माण कम होगा। तो सीआरआर बढ़ गया तो साख निर्माण कम, सीआरआर कम तो साख निर्माण ज्यादा। यानी कि मनी सप्लाई कब ज्यादा हो सकती है? जब सीआरआर कम हो। तो विस्तार बोले तो क्या? बढ़ना। तो एक्सपेंशन कब होगा मनी सप्लाई का? जब सीआरआर घटता है। आगे बात समझ में? उत्तर क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। बढ़ता है ये गलत है, ए और बी दोनों। अच्छा वाह, घटे चाहे बढ़े दोनों में बढ़ जाओगे, ये तो बिल्कुल ही गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। उत्तर आपका ए हो गया। आगे चलते हैं। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सीमांत बचत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बराबर है तो के का मूल्य क्या होगा? के क्या है आपका? के है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। किसने दिया था ये? कौन से इकोनॉमिस्ट थे? बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो, नेट से देख करके बता दो, लेकिन बता दो जिससे कि आपको याद हो जाए। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अब देखो एमपीसी क्या होता है? एमपीसी और एमपीएस दोनों मिलाकर के क्या होता है? भैया आपको मिला 100 रुपये, 100 में आपने 70 रुपये किए खर्च और 30 रुपये लिए बचा, यही तो कर सकते हो। तो 70 बचा खर्च कर दिए, तो एक तरह से समझ लीजिए 70/100 यानी कि 0.7 मान लेते हैं, बहुत सिंपलिस्टिक है। ये आपकी हो गई बचत नहीं, उपभोग। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी 0.7, यानी कि आपको 1 रुपये मिला होता तो उसमें से आप 0.7 रुपये को उपभोग कर लेते और 0.3 का क्या कर लेते? बचत कर लेते। तो इन दोनों को मिला करके जो सम है वो हमेशा 1 होता है। अच्छा, अब हम लोग इसमें गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो एकदम राजा बाबू टाइप के लोग हैं ना, उनके लिए बता देते हैं हम लोग, है ना। कोई बुरी बात मानने की नहीं है, राजा बाबू तो अच्छी बात है। तो क्या है? एमपीसी और एमपीएस के बराबर है। कहाँ लिखा है ये? यहाँ लिखा है, इसलिए मान रहे हैं। जरूरी नहीं हमेशा हो। अगर बराबर है और एमपीसी को हमने मान लिया x, जो नहीं पता था उसको x मान लेते हैं, और एमपीएस को क्या मान लें? y क्यों मानोगे राजा बाबू? क्यों? क्योंकि एमपीएस भी तो एमपीसी के बराबर है, तो दोनों ही x हो गए। और आपको पता है कि x + x = 1, ये कहाँ से आ गया? ये आ गया क्योंकि एमपीसी + एमपीएस = 1। आ रही बात समझ में? तो 2x = 1 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया? 1/2, यानी कि 0.5। तो पूछा गया कि के का मूल्य। अब कुछ लोग 1/2 निकालेंगे और एकदम खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो 2 से कम आ गया, वाह।
है ना, यहीं पे आप कर दोगे गलत। के क्या होता है, के होता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और वो होता है 1/1 माइनस MPC। अब कुछ लोगों को एकदम से सिर चकरा रहा होगा, कुछ लोगों को सांप सूंघ गया होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं है। तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो लोग 4th चैप्टर जाकर के पढ़ो, ठीक है। कहाँ पर? 4th चैप्टर जाकर के आपको देखोगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। 2 सेक्टर मॉडल में आय और रोजगार का निर्धारण में बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। अब देख लो क्या हो जाएगा। MPC आपका कितना आ गया? 0.5। MPC MPS दोनों 0.5 है, तो कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस 0.5, तो कितना हो गया? एक में आपने एक से आधा घटा दिया तो कितना बचा? आधा। आधे से एक में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो क्या हुआ? एग्जैक्टली 2 आ गया। 2 से अधिक ये गलत, 2 से कम ये गलत, 2 के बराबर एग्जैक्टली बात ये सही है, सी। आ रही बात समझ में? अब 5 के बराबर ये इन्होंने कुछ चमत्कारी लिख दिया है। 5 तो कहीं से भी लेना देना नहीं है। हाँ 0.5 को कुछ लोग 5 से पता नहीं कैसे कर दें, जो भी हो, कुछ लोगों का 0.5 आ जाएगा x, तो लोग सोचेंगे अच्छा ऐसा, और यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है, तो क्यों के लिए लिख दिया होगा? एक ऑप्शन भरना था इसलिए लिख दिया। ऑप्शन क्या है? सी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। वास्तविक निवेश समझते हैं, जो देश है यहाँ पर कोई ऐसी पूंजी, किसी नई पूंजी का निर्माण हो रहा हो, है ना। शेयर खरीदना, भाई चलती चलाती कंपनी, उसके उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स थे, आपने सेकेंडरी मार्केट यानी कि शेयर बाजार में खरीद बेच डाले तो उससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कोई रियल निवेश नहीं है ये, तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। पुरानी फैक्ट्री, भाई पुरानी फैक्ट्री बनी बनाई है, कोई और चला रहा था, अब आप चला रहे हो, तो देश में कुछ निवेश थोड़ी बढ़ गया, ये बस इतना हुआ हस्तांतरण हो गया, मिल्कियत आपके पास आ गई, मालिक आप बन गए जब आपने निवेश किया, तो यहाँ से कोई भी नया निवेश है नहीं। भवनों का निर्माण, ये एक तरह की नई पूंजी का निर्माण हो रहा है, तो ये उत्तर हो सकता है। आगे क्या है? बैंक में जमा खाता खोलना, अरे भैया इसमें आपने खाता खोलने जमा करने की तो बात नहीं की है, जमा भी करोगे तब भी कोई एक सीधा निवेश नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत निवेश है। उस अमाउंट को बैंक किसी को देगी, और वो जिसको देगी अगर वो किसी नई परिसंपत्ति का निर्माण कर रहा हो और हमें बताया गया हो, तब हम उसको एक तरह का वास्तविक निवेश मान सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसी ना ही जमा करने की बात की गई है, ना ही बैंक द्वारा पैसे देने की बात की गई है, और बैंक द्वारा भी जिसको दिया जाए, मतलब कुछ बात ही नहीं की गई यार, इसका मतलब लगा कि इसको हटा दो, तो उत्तर क्या हो गया? सी। तो यानी कि यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अब जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, है ना, देख करके आप लोग अपने अपने प्रश्नों का हल कर सकते हैं। और पढ़ाने के टाइम पर ही आप लोग खुद से सोचा करो कि क्या है, मतलब पॉज कर दिया करो वीडियो और फिर समझा करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गर्दा उड़ाते रहिए। और प्लीज़ इस टाइम पर बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है दुनिया में सारे लोगों के लिए, मेरे भी जानने वाले में कुछ लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी 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 सैड, बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जो कर सकते हैं वो ये कि घर में रहो, बच कर रहो, मास्क लगा कर रहो, अपना काम करो, आगे आने वाले कल को कैसे अच्छा बना सकते हैं इसकी कोशिश करो, और प्लीज़ बच कर करो, है ना।